और जितनी बोरोविंग होती है डेट पे यूएस में, वो 100 रुपीज डेट के सामने 58 रुपीज की जीडीपी प्रोडक्शन कर पाते हैं। तो यूएस ऐसी इकोनॉमी है जो उधार में। नमस्कार और नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। आप सब यहाँ अपने कीमती वक्त निकाल कर इस सेशन के लिए आए हैं, तो मैं अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूँ इसके लिए और आशा करता हूँ कि हमारा आज का जो सेशन है आपके इस वक्त का सदुपयोग कर पाएगा। आज का होस्ट मैं हूँ, मेरा नाम समीर कुमार है। अगर मैं अपने बारे में बात करूँ तो मैंने हाल ही में एआईएफ पीएमएस इंडिया एक्सपर्ट लिमिटेड को ज्वाइन किया है एज ए सीबीओ। और मेरा शेयर मार्केट का अगर अनुभव की बात करूं तो मैंने 20 साल से ज़्यादा समय इस मार्केट में दिया है और इस दौरान मैंने काफ़ी सारे निवेशकों को उनके वेल्थ क्रिएशन में पैसा बनाने में मदद किया है। इसके साथ ही मैं सर्टिफाइड प्रोफेशनल ट्रेडर हूं। मैंने ये सर्टिफिकेशन यूएस की एक कंपनी ऑनलाइन ट्रेडिंग एकेडमी से किया है। और अगर मैं इस कंपनी के बारे में बात करूं, एआईएफ पीएमएस के बारे में, तो हमारी कंपनी आज के दिन में 450 से ऊपर कस्टमर का वेल्थ क्रिएशन में मदद करती है। और हमारे पास वो सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं जो एक निवेशक को उनके वेल्थ क्रिएशन में मदद वेल्थ क्रिएशन करने के लिए सहायक होते हैं। जैसे एआईएफ है, पीएमएस है, म्यूचुअल फंड है, गिफ्ट सिटी है और अनलिस्टेड, इन सारी क्षेत्र में हम काम करते हैं। और हमारा जो रिसर्च ग्रुप है वो इन सभी क्षेत्रों में अपना रिसर्च निवेशकों को प्रदान करता है, जिससे कि वो अपने वेल्थ क्रिएशन में सहायक होता है। अगर मैं अपने प्रेजेंटर की बात करूं तो उनकी वो वेल नोन नेशनली और इंटरनेशनली शख्सियत है, लेकिन हमारे इस शो में बहुत सारे नए निवेशक आए हैं जो उनके बारे में शायद नहीं जानते हैं। तो एक शॉर्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं उनके बारे में देना चाहता हूँ। तो आज के हमारे प्रेजेंटर है मिस्टर विकास अग्रवाल, जो सीईओ और फाउंडर हैं एआईएफ पीएमएस के। अगर मैं उनके अनुभव की बात करूं तो वेल्थ मैनेजमेंट में उनका तजुर्बा 22 से 23 सालों का है। उन्होंने काफ़ी सारी कंपनियों में काम किया है। ज़्यादातर समय उन्होंने मोतीलाल में काम किया है। मोतीलाल जी के साथ उन्होंने ज़्यादा समय बिताया है और उनको इसी दौरान वर्किंगशायर हैथवे में एजीएम में जाने का मौका मिला, जहां पे उनकी मुलाकात चार्ली मंजर और वॉरेन बफेट जी के साथ हुई। उसके बाद उन्होंने आने के बाद यहाँ पे अपने इस नई कंपनी की नींव रखी है, या पीएमएस की। इस साल हम मई में ये हमारी कंपनी 5 साल पूरे करने जा रही है। और हमारी कंपनी का जो मुख्य बातें जो हमारी कंपनी की है, जो जो जिस सोच के साथ ये कंपनी की नींव रखी गई है, वो ये है कि हम वेल्थ क्रिएशन के साथ साथ लोग निवेशकों को एजुकेट करें, क्योंकि एजुकेशन भी बहुत जरूरी है। इसी क्रम में हमने पिछले 4 सालों में 250 से ज्यादा अनेक बिंदुओं पर वीडियो बनाया है जो यूट्यूब में अवेलेबल है और सभी निवेशक उसके फायदा उठाते हैं। इसी क्रम में आज का ये सेशन हमने रखा है मार्केट आउटलुक। क्या होता है कि जब सब चीजें बहुत अच्छी चलती है तो कोई भी एजुकेशन की, कोई भी आउटलुक की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जैसे ही कोई सिचुएशन हमारे हाथ से निकल जाता है, जैसे आज का दौर चल रहा है, मार्केट में ऊपर नीचे बहुत बिकवाली है, निवेशक परेशान है कि इस समय करना क्या चाहिए, हमें हमें लेना चाहिए, साइड में बैठना चाहिए, या हमारे पास जो पोजीशन है, जो हमने निवेश किया है, उसमें जो प्रॉफिट हो रहा है वो बुक करके बाहर आ जाना चाहिए। तो इन सब बिंदुओं पे हमारे प्रेजेंटर मिस्टर विकास अग्रवाल जी बात करेंगे। अपने हाउस का व्यू आप सबके सामने रखेंगे। मेरा आप सभी से एक ही अनुरोध है कि सेशन के बाद अपने जो भी प्रश्न आपके बीच में आपके दिमाग में आएंगे वो प्लीज आप चैट बॉक्स में डालते जाइएगा। सेशन के बाद मैं विकास जी से आपके इस प्रश्न का उत्तर समझने की कोशिश करूंगा। तो मैं आप सभी का ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं विकास जी से अनुरोध करता हूँ कि विकास जी आप आए और आज का मार्केट आउटलुक सेशन स्टार्ट करें। Yeah, thank you, Samir ji. Thank you for the detailed introduction. So nice of you. So पहले तो मैं जितने भी निवेशक है उनका
आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाला इस सेशन के लिए और आज हमारे साथ में इस वेबिनार में बने हुए हैं। सो थैंक यू सो मच। सो जैसा कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि हर महीने हम अपना हाउस व्यू शेयर करेंगे मार्केट्स का, जो हमारी रिसर्च टीम है उसको रखते हुए हमने एक जो इन्वेस्टमेंट कमिटी का जो गठन किया है। तो ये आइडिया ये है कि इसे स्टडी करके डेवलप किया जाए और जो भी हमारी लर्निंग्स हैं, जो डेटा पॉइंट्स है, वो इन्वेस्टर्स के सामने प्रेजेंट किया जाए और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट किया जाए, एम्पावर किया जाए सो दैट दे कैन टेक द राइट डिसीजन। तो ये इंग्लिश चलेगा ना समीर जी? सो हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, राइट? सो इज दैट फाइन? जी, मैं चाहूंगा कि हमारे बहुत सारे निवेशक लास्ट टाइम भी हमें रिकमेंडेशन आया था कि आप लोग सेशन हिंदी में करें, तो हिंदी आप मिक्स करेंगे तो ज़्यादा उचित रहेगा हमारे निवेशकों के लिए। ज़रूर, ज़रूर। मैं पूरी कोशिश करूँगा क्योंकि देखिए जीडीपी जो एक वर्ड है इंग्लिश में जो कि बहुत लोग इससे कोरिलेट कर जाते हैं, रेजोनेट कर जाते हैं क्योंकि वो डे टू डे लाइफ में होता है। बट उसे अगर हिंदी में बोले घरेलू उत्पादन उपभोक्ता तो थोड़ा-सा कठिन हो जाएगा, बट मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इसे जितना ज़्यादा हो सके हिंदी में बताने की। सो कैन आई शेयर माय स्क्रीन? I have prepared. Is it visible to you now? इट इज विजिबल, दिख रही Okay. Okay. Great. ओके सो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि सबसे इसके पहले पहले आप स्टार्ट करें, मेरी एक अनुरोध है कि इसको बड़े स्क्रीन पे कर पाएंगे, ये छोटा दिख रहा है थोड़ा पूरा। फुल स्क्रीन किया है मैंने। ओके ओके, थैंक यू। ओके तो सबसे पहले मैं जितने भी निवेशक हैं उन्हें 2025 की शुभकामनाएं देता हूं और 2025 जो साल है ये काफी डिटेल में हम इस बारे में बात करेंगे कि 2025 में क्या-क्या इवेंट्स हैं जिससे मार्केट अफेक्ट हो सकता है। तो आज का जो बेसिकली एजेंडा है ये 30 मिनट्स का है जिसमें हम कोशिश करेंगे कि हम अपना हाउस व्यू शेयर कर सकें मार्केट्स को लेके। तो ब्रॉडली हमने इसे दो भागों में विभाजित किया है। एक वर्ल्ड मार्केट व्हिच इज मोर ऑफ यूएस मार्केट्स एंड देन सेकंड इज इंडियन मैक्रोस, जो इकोनॉमी के जो मैक्रोस है वो क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। देन विल टॉक अबाउट इक्विटी मार्केट वैल्यूएशंस जिसमें फंडामेंटल्स एंड बिहेवियर दोनों लिया है along with some technical analysis. And then we'll talk about the valuation indicators that whether these valuations are justified or not. Well, US economy जैसा आप लोग सभी जानते हैं कि यूएस में रिसेंटली इलेक्शन हुआ है। मिस्टर ट्रम्प इज गोइंग टू टेक ओवर both on 20th of this month, 3 दिन बाद में ही। तो आपने क्या देखने को मिला है कि इलेक्शंस के समय के बाद में दो तीन चीजें देखने को मिली कि यूएस मार्केट्स में हमने पिछले एक महीने में पर्टिकुलरली काफी अच्छा परफॉर्मेंस देखा है, जबकि उसके अपोजिट में इंडियन मार्केट्स में और बाकी के इमर्जिंग मार्केट्स में काफी फॉल देखा है। और इसके अलावा जो उनका यूएसडी है उसमें काफी स्ट्रेंथ दिखी है और vis-a-vis दैट इंडियन रूपी में काफी फॉल आया। अभी इंडियन रूपी इज नाउ एट अबाउट 86.4 एंड which क्लियरली इंडिकेट्स कि काफी चीजें वहां पे अभी चेंजेस में हो रही है और हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे अभी। दूसरा एक देखने को मिला है कि यूएस का जो ट्रेजरी यील्ड है उसमें भी काफी मात्रा में देखा गया है कि काफी इम्पैक्ट हुई है और ये काफी राइज कर रही है। सो दिस इज एट अबाउट 4.6 लेवल। हालांकि देखा जाए तो फेड इंडिपेंडेंटली बहुत अच्छा काम कर रहा है यूएस में और फेड ने बहुत अच्छे तरह से लिक्विडिटी को भी मैनेज किया है, इन्फ्लेशन को भी उन्होंने बहुत अच्छे से यूएस में मैनेज किया है। अब देखने वाली बात है कि ट्रम्प आते हैं तो क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो जैसा कि उन्होंने पॉलिसी रेट में, जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत अच्छे से फिक्स्ड इनकम मार्केट्स को भी उन्होंने अभी तक बहुत अच्छे से मैनेज किया है। शॉर्ट टर्म जो उनके रेट्स हैं प्रोजेक्टेड जो है वो 4.4% से डाउन डाउन होके 4.25 4.5% के करीब में 4% आया है। 4.25 4.5% का जो पहले रेट था वहां पे। तो इसमें ये देखा गया है कि अगर पर्टिकुलरली यूएस की पॉलिसी रेट में ये देखने को मिला है कि यूएस की इकोनॉमी अगर आप देखते हैं विच इज अबाउट 34 ट्रिलियन डॉलर्स एंड यूएस में बहुत ज्यादा बोरोविंग है और जितनी बोरोविंग होती है डेट पे यूएस में
वो 100 रुपीज डेट के सामने 58 रुपीज की जीडीपी प्रोडक्शन कर पाते हैं। तो यूएस ऐसी इकोनॉमी है जो उधार में चल रही है, और जितना उधार बढ़ता है, ऐसा पिछले बार देखने को मिला है कि पिछले बार शुरू में जब ट्रम्प जी का पहला पहला फर्स्ट जब वो इलेक्ट होके आए थे, पहला उनका टेन्योर था, और उसके बाद में बाइडन ने सेकेंड उनका बाइडन ने सेकेंड टाइम उनका टर्म टेक ओवर किया था वहां से, और फिर अभी ये वापस आए। इस दरमियान जो जो उधार है, डेट, वो यूएस इकोनॉमी का बहुत तेजी से बढ़ा है पिछले 10 सालों में अगर आप देखते हैं। तो उसके सामने एक अच्छी चीज हुई है कि वर्ल्ड में जो डॉलर है उसका जो प्रभाव है काफी बढ़ा है। जो डॉलर का जो रेट, ऐसा नहीं कि इंडिया के सामने, इंडिया के रुपये तो फॉल हुआ ही है, बट अक्रॉस द ग्लोब जो डॉलर का पावर है वो बढ़ा है। कि हम देखते हैं कि ये क्या क्या चीजें हो सकती है जो ट्रम्प जी के आने के बाद में, 20 तारीख के बाद में। तो ये कुछ मेजर एजेंडा है जो हमने रीड किया है, समझा है, जो हमें लगता है कि ये सब चीजें हो सकती है। हो सकता है कि हमारे प्रिडिक्शन कुछ हद तक सही हो, कुछ हद तक गलत भी हो, बट ऐसा जो उनके जो वेरियस मीडिया इंटरेक्शन से देखने को, सुनने को मिला है कि उनका ये प्लान है कि कॉर्पोरेट टैक्स को वो कम करना चाहते हैं ओवरऑल, और स्टिमुलस देना चाहते हैं इकोनॉमी को, व्हिच इज अबाउट 8 to 10 ट्रिलियन डॉलर ऑफ इकोनॉमिक बूस्ट थ्रू टैक्स कट्स। उनका ये मानना है कि अमेरिका फर्स्ट में सबसे पहले वो बिलीव करते हैं, और उन्होंने ये उनके एजेंडा में भी बोला था जब उन इलेक्शन के टाइम पे, कि उनका जो प्रोपागेंडा था वो इसी पे था कि अमेरिका फर्स्ट में वो इकोनॉमी को ग्रो करेंगे, और जिसमें उन्होंने टैक्स कट के बारे में बात की थी। और ऐसा ऐसा सोचना है हमारा कि ये जैसे ही वो टेक ओवर करते हैं पूरी कोशिश करेंगे कि वो इस तरह का कट करे जिससे इकोनॉमी को बूस्ट मिले। दूसरा, उनका आपको पता है कि जब ट्रम्प आ रहे हैं तो वॉर तो होंगे टैरिफ में, नीडलेस टू से दैट। सो ऐसा देखने को मिल रहा है कि मेरे ख्याल से 10 से 20% टैरिफ उनका ओवरऑल अक्रॉस द ग्लोब बढ़ेगा, और 60% उसमें मेजर चाइना रहेगा, क्योंकि वो एंटी चाइना है। उन्होंने टाइम एंड अगेन इट वाज प्रूवन इन द पास्ट आल्सो कि उनका जो वॉर जो है, इसमें इंडिया के सामने एक अपॉर्चुनिटी रहेगी कि अगर उनका जो टैरिफ वॉर वहाँ पे बढ़ता है और चाइना में, तो जिसके वजह से इंडिया के पास एक अपॉर्चुनिटी रहेगी कि यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाए। जैसे आपने रिसेंटली सुना होगा कि आईफोन का सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग जो है इंडिया में हो रहा है। वी आर द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ आईफोन अक्रॉस द ग्लोब। तो इस तरह से और भी आपको शायद देखने को मिल सकती है कुछ अपॉर्चुनिटीज वहां पे। इमिग्रेशन ओवरऑल, सो जो जो देयर आर अबाउट 11 मिलियन पीपल जिनका अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट है, तो पूरी कोशिश करेंगे कि इस एरिया में वो टच करके उन्हें या तो लीगलाइज किया जाए या फिर उन्हें वापस भेजा जाए। Deregulation of boom unleashed economic growth by cutting red tape and slashing bureaucracy, because ट्रम्प जो है अपने स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर के नाम से जाने जाते हैं। वो काफी चीजें जो डिसेंट्रलाइज में नहीं रखते, सेंट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं, और सारी ये चीजें जो है वो कट करना चाहते हैं। क्लाइमेट पॉलिसी रोल बैक, काफी क्लाइमेट पॉलिसी पे बाइडेन सरकार ने काम किया था, बट ट्रम्प जो है इकोनॉमिक बूस्ट पे ज्यादा भरोसा करते हैं, तो हो सकता है वो सारी वो रिवर्स करे आने के बाद। एंड ऑफ द यूक्रेन वॉर, काफी वॉर जितने भी हैं उन्होंने क्लियर अपना पहले भी मीडिया के सामने अपना अपना ये व्यू रखा है कि वो यूएस से फंड नहीं करना चाहते किसी भी वॉर को आने वाले समय में। और आपने देखा होगा एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, चाहे वो इसराइल हो चाहे भी यूक्रेन में चल रहा है, कि वो सीज फायर की स्थिति में चल रहे हैं सारे के सारे। तो कोशिश होगा कि ये शायद ये वॉर की स्थिति कमजोर होए आगे चल के, जो ग्लोब में काफी बड़ी हुई थी। एंड टेक वॉर्स विद चाइना। सो चाइना में क्या हो रहा था कि चाइनीज इकोनॉमी जो है यूएस इकोनॉमी की जो जो टेक्निकल एक्सपर्टीज है, वो चाइना उसे कोशिश करके यूएस से चाइना में ले जाने की कोशिश कर रहा है। उनका पास्ट में भी ये देखने को मिला है, जिसको लेके काफी ज्यादा ट्रम्प वोकल रहे हैं, और आने वाले समय में ऐसा देखने को मिल सकता है कि वो चाइना के साथ में टेक वॉर करें। ये हो गया ग्लोबल की बात। अब इंडिया मैक्रोस के बारे में आते हैं। उसके पहले मैं आपको इंडिया मैक्रोस के पहले बारे में बात करते हैं, फिर हम वैल्यूएशन के बारे में बात करेंगे। ओके, सो कमिंग बैक टू इंडिया। इंडिया में ये देखने को मिला है कि जीडीपी जैसा एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट
जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वहां से काफी काफी हुआ है। इंडिया का जो जीडीपी है वो एक्सपेक्टेड था 6.4% 24-25 का, जो कि ऑलरेडी स्लो डाउन से आया था 8.2% के नंबर से, और ये फर्दर 6.4 से भी डिलीट हुआ, रिड्यूस हुआ फर्स्ट क्वार्टर में। सो फर्स्ट 2 क्वार्टर्स का अगर एग्रीगेटेड नंबर देखते हैं तो अराउंड 5.5 5.6 आया है, बट ओवरऑल अभी देखते हैं अगर लास्ट क्वार्टर का मिला के तो 6.4 के करीब है। So first half slowdown, GDP growth slowed down to 6% in the first half of the financial year. And इसके 2-3 रीजंस है। पहला रीजन है कि ग्लोबल हेडविंड्स काफी ज्यादा थी, दैट वाज द मेजर रीजन। काफी क्रॉस द ग्लोब आप देखेंगे इन्फ्लेशन बढ़े हुए थे और यूएस का डेट बढ़ा था, और साथ में वॉर्स की स्थिति में काफी ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिल रही थी ऑयल प्राइसेस में, जिसका सीधा हमारे फिस्कल डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट पर प्रभाव पड़ता है, और जिसके वजह से इकोनॉमी में काफी स्लो डाउन देखने को मिला था। दूसरा, कंजम्पशन इंडिया का थोड़ा डाउन हुआ है। तीसरा, जो जीएसटी टैक्सेशन है उसमें किसी भी तरह का कोई कंसिडरेशन अभी तक नहीं हुआ है, तो टैक्सेस भी काफी ज्यादा देखने को मिले। और चौथा चीज जो इसमें है सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो गवर्नमेंट का जो कैपेक्स था, जो गवर्नमेंट ने एक्सपेक्ट किया था कि they had a target of 11 lakh crores, 11 lakh and 11,000 crores of money to be invested in Indian economy, जो कि गवर्नमेंट कैपेक्स लेते हैं, वो नहीं हो पाया उस रफ्तार से। तो अगर आप शुरू के 6 महीने में बात करेंगे तो मोटा मोटी 1 लाख करोड़ का स्पेंड का उनका टारगेट था, 1 लाख से 1,15,000 करोड़ ओवरऑल पुट टुगेदर, जो कि काफी डेफिसिट हुआ। टोटल 4.24 टू 4.4 लाख करोड़ से पहले 6 महीने में उन्होंने स्पेंड किया। तो अभी उनका जो टारगेट है वो ये है कि कोशिश करें कि वो अपने कैपेक्स टारगेट को मिले, इसलिए पिछले क्वार्टर में कुछ उनको देखने को मिला, कुछ इम्प्रूवमेंट। और जनवरी, फरवरी, मार्च, क्योंकि पहले 2 क्वार्टर में वो इलेक्शंस में भी बिजी थे, बहुत ज्यादा मेजर इलेक्शंस थे जैसे हरियाणा में, महाराष्ट्र में, बट उसके बाद में देखने को मिला है कि अभी गवर्नमेंट भी जो है काफी कोशिश कर रही है कि किसी तरह से इस प्रॉब्लम को डील किया जाए, जो स्लो डाउन है, जो कंजम्पशन में स्लो डाउन है। उसके 2-3 तरीके होते हैं। एक तरीका होता है कि आप इकोनॉमी में लिक्विडिटी इंजेक्ट करें, हम उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। और दूसरा होता है कि आप किसी तरह से और कोशिश करके इन्फ्लेशन को कम करके और इकोनॉमी को फिस्कल डेफिसिट के टारगेट्स के थिन लाइन के बीच से आप निकाल के लेके जाए। उसके लिए आपको बहुत सारे मेजरमेंट्स लेने पड़ते हैं। बट ये बात हो गई इंडिया की। सो इंडिया का अगर आप जीडीपी देखते हैं, पिछले 10 साल का डेटा दिया है यहाँ पे, 2013 से 2023 तक का, और उसके बाद में 2023 से 2028 की एक्सपेक्टेशन है। तो इवन इफ यू कंसीडर 2023 से 2028, and even if you consider the current rate of growth which is at about 6%, 6.1%, and it is expected the next 5 years to be about 6.3%, तो भी इंडिया जो है वो पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा ग्रोथ इंजन है। क्योंकि अक्रॉस द ग्लोब आप देखेंगे कि चाइना में जो पिछले 10 सालों में ग्रोथ हुआ है विच इज अबाउट 5.9%, वो काफी सबड्यूड देखने को मिलेगा आगे 5 साल में, एंड द नंबर कुड बी एज लो एज 3.9%। तो contrast to China, their growth which is slowing down, India continues to be the growth engine for the globe. This is for sure. बट ये कुछ मेजरमेंट्स है, हमने पिछले स्लाइड में बात की थी कि भाई इंडिया का जो ग्रोथ है वो नंबर कम आया है, जिसमें ये अप्रैल से ये डेटा इंडिकेट करने लगा था। आप देखेंगे कि जीएसटी का जो कलेक्शन है वो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ क्या होता है कि आपका ग्रोथ which is about 6% और आपका एक्चुअल इन्फ्लेशन which is about 5.5%, तो 10.5% का ग्रोथ होना चाहिए आइडियली। बट मई से ये देखने को मिला था कि जीडीपी जीएसटी कलेक्शन में 10.5% का इजाफा नहीं देखने को मिल रहा है। तो मई में देखेंगे आप 10% का हुआ ग्रोथ, फिर जून में देखेंगे 7.6 का करे, अभी टोटल कलेक्शन 1.77 लाख करोड़ का आया है। तो जो कि नवंबर तक का अगर आप डेटा देखते हैं तो 8.5% का जीएसटी कलेक्शन का ग्रोथ आया है। तो
दिसंबर में जो 1.77 लाख करोड़ का जो ग्रोथ है वो 7.3% से करीब ग्रो हुआ है दिसंबर में। तो इसका मतलब ये है कि ओवरऑल जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ का जो रेट है 10.5%, उससे ग्रो नहीं हुआ। इंडियन इकोनॉमी इंडिकेटर्स बहुत अच्छा काम किया सेबी आरबीआई ने, लिक्विडिटी को भी बहुत अच्छे से मैनेज किया है और इन्फ्लेशन भी देखने को मिला है कि मुझे याद है इट वाज 6% लास्ट टू लास्ट क्वार्टर, वहां से वो कम होते होते अभी 5.22% में आया है और आरबीआई पूरी कोशिश कर रहा है कि इसे और नीचे ले जाने का, बिकॉज उनका जो टारगेट है वो 4% का है सेंट्रल बैंक का। और जिसमें जो मेजर कंट्रीब्यूशन आया है स्पाइक होने का ये इन्फ्लेशन का, वो है के जो कंज्यूमर प्राइस जो है इसके फूड इन्फ्लेशन के, वो बहुत ज्यादा हो गए और जिसके वजह से काफी कोशिश कर रहे हैं कि रेट कट के हिसाब से उन्होंने कैश रिजर्व रेशो को रिड्यूस किया 50 पैसे से। कि पहले क्या होता था कि भाई 4.5% आपको 100 रुपए अगर आपके पास एज अ बैंक डिपॉजिट आए तो 4.5% आपको आरबीआई के पास में सीआरआर कैश रिजर्व रेशो रेपो रेट के हिसाब से मेंटेन रखना पड़ता था, जो कि उन्होंने 50 बीप से कम किया, जिससे लिक्विडिटी इंचअप हुई है इकोनॉमी में। तो बहुत अच्छे से, बट अभी भी उनका जो स्टैंड है वो न्यूट्रल है। उनका कोशिश है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए, बट अभी भी रेट कट्स के बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं हो रही है और जब तक रेट कट्स नहीं मिलेगा तब तक के इकोनॉमी में लिक्विडिटी थोड़ी सी कमजोर रहने की संभावना है। अब ये देख लेते हैं इक्विटी मार्केट्स का वैल्यूएशंस देखते हैं और उनका परफॉर्मेंस देखते हैं। तो अगर आप यूएस S&P 500 की बात करते हैं तो 21.5 के पी पे 21.7 के पी पे है। उनका प्राइस टू बुक देखते हैं तो 4.4 है। प्राइस टू बुक इज नॉट द राइट इंडिकेटर टू लुक एट, दैट्स नॉट द राइट पैरामीटर। तो प्राइस टू इक्विटी भी देखते हैं तो 11.7 का है। और जैसा मैं आपको बोल रहा था कि पिछले 2-3 महीनों में आपने सुना होगा कि भाई इंडिया में एफपीआईज ने काफी इक्विटी सेल किया है। पर्टिकुलरली मुझे याद है अक्टूबर में ही 1 लाख करोड़ का इक्विटी सेल किया था। तो हमें लगा कि इक्विटी सिर्फ इंडिया में सेल हुई है, बट जब हमने डेटा देखा तो देखा अक्रॉस द इमर्जिंग मार्केट से इक्विटी सेल हुआ है। और इनका कहना गलत भी नहीं है एफपीआईज का कि सेल इमर्जिंग मार्केट्स एंड गो टू डेवलप्ड इकोनॉमी। और ये आपको आपके परफॉर्मेंस में दिख रहा है। आप देखेंगे यूएस पिछले 3 महीने में 3% से ऊपर है, पिछले 6 महीने में 6.8% से ऊपर है और लास्ट 1 ईयर का 24% का रिटर्न दिया। वही आप अगर इंडिया से कंपेयर करते हैं, इंडिया जो अपने हिस्टोरिकल पी के आसपास है, इंडिया का हिस्टोरिकल पी 20 के आसपास रहा है, 19-20 के आसपास। और ये अगर आप देखते हैं लास्ट 3 मंथ्स में तो 6.8% और लास्ट 6 मंथ भी -1.2% का परफॉर्मेंस है। तो इसका मतलब ये है कि क्लियरली यूएस इकोनॉमी इज डूइंग बेटर, यूएस मार्केट्स आर डूइंग बेटर, सॉरी। एंड जिन लोगों ने एफपीआईज ने ये कॉल लिया था जो इंडिया बेच के गए थे, उनके लिए कॉल बेनिफिशियरी रहा। बट ब्रॉडली ये वैल्यूएशन है। अगर आप वैल्यूएशन मैट्रिक्स में देखते हैं तो यूरोप इज एट 13, यूके इज एट 11.5, जर्मनी इज एट 13.5, France is at about 13.5, Australia is about 17.8, Singapore is about 11.5. Singapore has the economy has done well in terms of the performance, the market, sorry, and Hong Kong is at 9.1. So जैसा कि मैंने बताया कि चाइना में उसका रीजन है पी लो होने का, बिकॉज उनका जो ग्रोथ है वो काफी सबड्यूड दिख रहा है, इसके वजह से उनका जो वैल्यू है पी है वो फर्स्ट 1 डिजिट में आ गया, अदरवाइज इट यूज्ड टू बी डबल डिजिट्स अर्लियर। एंड इंडिया इज एट 20। चाइना और ये दोनों को अगर हांगकांग और चाइना को मिला देते हैं यू नो, तो देन इट कम्स टू अबाउट 11 पॉइंट समथिंग, बट ब्रॉडली चाइना इज एट अबाउट 12.5। आपने देखा होगा कि चाइनीज मार्केट में भी लास्ट 1 मंथ में -4% है, but otherwise last 3 months, 6 months and 1 year it has delivered 13% returns. This is the equity market remain volatile. This is the data since 1994. हमने एज एन इकोनॉमी बहुत सारे इवेंट्स देखे
शुरू में जैसे फॉर एग्जांपल बैंकिंग सेक्टर कोलैप्स हुआ, उसके बाद में वाजपेयी जी ने रिजाइन किया, उसके बाद में गौड़ा जी एज ए प्राइम मिनिस्टर रिजाइन किए, फिर गुजराल जी रिजाइन किए। उस समय पे आपको कुछ लोगों को याद होगा कि हमारा सोना भारत का गिरवी रखना पड़ा, हमारे पास फिस्कल डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट काफी बढ़ गए। वहां से चालू हुआ और फिर आपने देखा कि लगातार बहुत सारे इकोनॉमी में झटके लगे, जिससे शेयर मार्केट में उतार और चढ़ाव देखने को मिला है। और तो इक्विटी मार्केट का अगर आप इंडिया का हिस्ट्री देखते हैं पिछले 25-26 सालों का, इनफैक्ट 30 सालों का मैं बोलता हूँ, तो ऐसे बहुत सारे मूवमेंट हुए हैं जिसमें बहुत सारे झटके लगे हैं। बट डिस्पाइट ऑल दैट, आज जो मार्केट है सेंसेक्स 78,000 लेवल्स पे है। तो ये कहीं ना कहीं दिस क्लियरली इंडिकेट्स दैट इक्विटी मार्केट्स आर ऑलवेज वोलाटाइल एंड गोइंग टू बी वोलाटाइल। ये शेयर मार्केट के स्वभाव में है, उतार और चढ़ाव, और हमें इससे गुजरना ही पड़ेगा। इसमें कोई डिनाई नहीं है कि ये हमेशा, हम कोशिश करते हैं कि हमेशा ये फ्लैट रहे, बट परिवर्तन ही जीवन है। और इस तरह से काफी आपको देखने को मिलेंगे कि कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है जिससे इकोनॉमी में असर आएगा। लेकिन ऑल सेड एंड डन, लॉन्ग टर्म ग्रोथ ऑफ इंडिया लुक्स टू बी एक्सट्रीमली गुड। दिस इज द इक्विटी मार्केट। आप देखते हैं लार्ज कैप में बहुत अच्छा डेटा है। आपको देखने की जरूरत है कि अगर आप लार्ज कैप की बात करते हैं तो पिछले एक साल में 10% का रिटर्न आया, लेकिन पिछले 10 साल का लार्ज कैप का निफ्टी का 50 का अगर आप रिटर्न देखते हैं इंडिया में, तो 12.41% है। एंड नेक्स्ट 50, जो लार्ज कैप में नेक्स्ट 50 कंपनीज हैं, उसका इंडेक्स देखते हैं तो पिछले 10 साल में 15% है। वही अगर आप मिड कैप का अगर देखते हैं तो लास्ट 1 ईयर इज मिड कैप ने 24% का रिटर्न डिलीवर किया है, बट लास्ट 10 साल में 18% का रिटर्न दिया है। वही अगर आप स्मॉल कैप में देखते हैं तो लास्ट 1 ईयर में 27% का रिटर्न है, बट पिछले 10 साल का डेटा देखते हैं तो 16.5% का रिटर्न। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि मैं अपने इन्वेस्टर्स को, निवेशकों को ये आगाह करना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं हमें अपनी एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी, क्योंकि अपने को 10 साल का रिटर्न देखना है। पिछले 10 साल, 15 साल, 20 साल का आप डेटा देखेंगे तो इवेंचुअली ये जो हायर रिटर्न्स आपने को देखने को मिल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इवन आउट होंगे और मीन टू रिवर्जन होगा। तो मीन टू रिवर्जन अपसाइड में भी होगा, डाउन साइड में भी होगा। तो कंसोलिडेटेड लेवल पे जो आपने इस तरह का रिटर्न देखा कि भाई लास्ट 3 साल में, लास्ट 5 साल में स्मॉल कैप का आप अगर रिटर्न देखते हैं तो 30% का है, और वही लास्ट 10 साल का देखते हैं तो 16.5%। तो कहीं ना कहीं आपको ये बताने को मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 30% सस्टेनेबल नहीं है। मतलब यू कांट हैव a scenario where small cap keeps growing at the rate of 30% year on year for the next 5 years. Obviously, if it's done well in the last 5 years, then eventually it evens out. And I would say that even if it delivers 18 to 20% return in the next 10 years, I would be more than happy. Uh, so that's about the index and the returns. We always talk about FPI का क्या मूवमेंट है। FPI काफी स्टॉक्स बेच रही है, न्यूज़पेपर में भी लिख के आता है बड़े बड़े अक्षरों में। चलिए वो भी डेटा डीप डाइव करते हैं। तो अब जनवरी से, बिकॉज ये कैलेंडर ईयर लिया है मैंने, क्योंकि हमारी टीम का कहना है कि भाई FPI जो कैलेंडर ईयर को मानता है, फाइनेंशियल ईयर को नहीं मानता। तो जनवरी में उन्होंने इक्विटी बेचा 25,000 करोड़ का, फिर फरवरी में न्यूट्रल रहे, मार्च में उन्होंने 35,000 का फिर से खरीदा, फिर उन्होंने अप्रैल में बेचा, मई में बेचा, फिर जून में उन्होंने प्लस किया, बाइंग की, जुलाई में बाइंग की, अगस्त में बाइंग की, सितंबर में बाइंग की। और मैंने आपको बताया कि इलेक्शन के पहले अक्टूबर में जो चेंज हुआ, उन्होंने बड़ा जो मेजर चंक बेचा। बट जितना बेचा ये किया, लेकिन आखिरी में अगर आप टोटल देखते हैं तो नेट नेट न्यूट्रल है। नेट नेट इन द सेंस जितना उन्होंने बेचा और जितना खरीदा वो बराबर हो गया। 427 करोड़ का पॉजिटिव इनफ्लो है पूरे साल में। तो ये कहना गलत होगा कि एफपीआईज इंडिया से बाहर निकल रहा है या बेच रहा है। अच्छा, इसके सामने एक इंटरेस्टिंग डेटा आपको दूसरे तरफ आप देखते हैं कि इक्विटी में तो न्यूट्रल है, बट डेट साइड में अगर आपने देखेंगे तो डेट साइड में इन्होंने काफी पैसा इनफ्लो किया है। आपको पता भी होगा कि अभी डेट मार्केट जो है इंडिया का, वो
it started participating in the supply chain of global markets when it comes to debt market. और 1,10,000 करोड़ का डेट का इन्फ्लो आया है, और डेट का जो इन्फ्लो आता है वो लॉन्ग टर्म के लिए आता है। सो क्लियरली अगर टोटल आप देखते हैं तो 1,65,000 करोड़ का एफपीआई का इन्फ्लो है इंडिया के अंदर, और ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि एफपीआई हैज नॉट गॉन नेगेटिव ऑन इंडिया। जो आप ये नैरेटिव सेट कर रहे हैं कुछ लोग शेयर मार्केट में या न्यूज़पेपर में, मैं उन्हें डेटा के माध्यम से बताना चाहता हूं कि 1,65,000 करोड़ का नेट इनफ्लो, इसका मतलब दे आर नॉट बेटिंग अगेंस्ट इंडिया, दे कांट अफोर्ड टू बेट अगेंस्ट इंडिया, दे आर इन्वेस्टिंग, बट हो सकता है कि माध्यम थोड़ा सा चेंज हुआ है। प्राइमरी मार्केट में उनका काफी इन्वेस्टमेंट आया है, अनलिस्टेड स्पेस में उनका काफी इन्वेस्टमेंट आया है, तो ओवरऑल दे आर पॉजिटिव, दे आर नॉट नेगेटिव। ये हो गया एफपीआईज का। अगर एफआईआईज का हम लोग हिस्ट्री भी चेक करते हैं तो जैसा मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि सबसे ज्यादा एफआईआईज की जो सेलिंग हुई थी वो हुई थी 2008 की बात है, मुझे याद है, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जिसे हम लेमन ब्रदर क्राइसिस बोलते हैं। उस समय पे भी ऑलमोस्ट $15 बिलियन का उन्होंने फंड्स आउट किया था, और उस समय पे 12 महीने के बाद जब उन्होंने मार्केट 2008 से जनवरी से गिरना चालू किया था और मार्च 2009 तक ऑलमोस्ट 13-14 महीने के बाद, और उसके अगले 12 महीने में आप देखते हैं तो मार्केट उस दौरान मार्केट 66% से नीचे गिरा था। दिस वाज द हाईएस्ट इन इंडिया। और उसके 12 महीने के बाद में 127% से ग्रोथ आई थी मार्केट। सेम 2015-16 में आपने देखा था जब ये ब्रेक्जिट वगैरह चालू था, युआन का जो डिवैल्यू हुआ था, जिसमें वापस उन्होंने 9-10 महीने के करीब में सेलिंग चालू रखी थी, और उस दरमियान मार्केट 16% गिरा था, और उसके नेक्स्ट ईयर 2017 में हमें 32% कर देखने को मिला था। उसके बाद फिर उस साल में अक्टूबर में उन्होंने फेड हाइक्स, और ये हम लोगों ने इंडिया में एक बहुत बड़ा, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने एक डिसीजन लिया था कि ब्लैक मनी बहुत आ रहा है इकोनॉमी में, डुप्लीकेट नोट्स आ रहे हैं, तो उन्होंने डिमॉन का डिसीजन लिया था नोटबंदी का, और उस नोटबंदी के दरमियान भी मार्केट गिरा था 10% से, और फिर वापस से वो 43% से बाउंस किया। फिर 2019 में स्लो डाउन चालू हुआ था, इकोनॉमी हमारी आईसीयू हो गई थी, हॉस्पिटलाइज्ड हो गई थी, हमारा इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं था, लिक्विडिटी बहुत अच्छे से मैनेज नहीं हुई थी, यूएस ने भी पैसा निकाला था, और स्लो डाउन भी देखने को मिला था, और उस समय भी 10% मार्केट गिरा था, और फिर नेक्स्ट ईयर वापस 10% गिरा। फिर कोविड में तो आप लोगों को सभी को पता है कि 37.5%, 37.30% से मार्केट गिरा, और उसके बाद 98% से रिकवर किया। फिर 2021 में जियोपॉलिटिकल इश्यूज आ गए थे, यूक्रेन वॉर आ गया था, उस समय पे वापस मार्केट फिर से 16% गिरा था, और फिर 24% आया। अभी इनका जो सितंबर से फिर से सितंबर में बोलता हूँ लास्ट या फिर अक्टूबर फर्स्ट वीक से करंटली इट इज गोइंग ऑन कि एफपीआईज आर सेलिंग। मैंने अभी आपको जस्ट डेटा दिखाया कि लेकिन एक चीज डेटा में आपको देखने को मिलेगा कि ये देखिए, मैं वापस जाना चाहूंगा कि नवंबर और दिसंबर में इन्होंने फिर से नवंबर में सेलिंग करने के बाद दिसंबर में इन्होंने फिर से 15,000 करोड़ की बाइंग करी। सो ये देखने को मिल रहा है कि वापस फिर से वो शायद अगर दिसंबर अगर एंड करते हैं तो शायद ये डेटा जो है सितंबर से नवंबर तक का ही होगा, क्योंकि दिसंबर में उनकी बाइंग दिखी है। तो अब देखते हैं कि अभी तक के तो मार्केट 7.49 है, अभी का दिसंबर ऐड कर ले तो करीब करीब 8.5% से डाउन है। अब देखते हैं कि इसमें कितना आगे इजाफा देखने को मिल सकता है फ्यूचर में। एफपीआई होल्डिंग्स के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर ली कि उनका जो इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ है डोमेस्टिक इन्वेस्टर में काफी बढ़ रहा है। वैल्यूएशंस के बारे में देखना चाहेंगे तो जैसा मैंने बोला कि हिस्टोरिकल अगर मार्केट का एवरेज देखते हैं निफ्टी का तो 18.6% का पी हिस्टोरिकल है, 18.5-19 का पी, जैसे मैंने अभी आपको बोला था, और अभी मार्केट 20 से 21 के पी पे घूम रहा है। तो ऑलमोस्ट मैं ये बोलूंगा नहीं कि लार्ज कैप महंगा है, मैं बोलूंगा कि ये अपने 10 साल के एवरेज के आसपास है, तो इसमें पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है।
मिड कैप्स के जो एवरेज पी रहे हैं पिछले 10 साल के वो 24.5-25 का है और जो अभी 30 के करीब में है, तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव जोन में है। इसका एक रीजन भी है, आई नॉट टू से एनीथिंग टू एनीबॉडी, बट एक जो हमारा कैटेगराइजेशन जो सेबी ने बनाया है कि भाई 100 कंपनी से 250 कंपनी जो है वही मिड कैप में कंसीडर की जाएगी, जिसके वजह से ये देखने को मिला है कि मिड कैप में जो भी लिमिट ऑप्शंस जो है वो काफी लिमिटेड है, और बिकॉज वो काफी लिमिटेड है उसमें एडिशनल इनफ्लो आया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी, जिसके वजह से वो थोड़े उसके जो वैल्यूएशन है वो प्रीमियम है 25% के करीब हिस्टोरिकल एवरेज से। बट स्मॉल कैप का अगर एवरेज पी देखते हैं तो 17 का है और अभी 24.5-25 पे है। बट ये मैं ये बोलता हूँ कि स्मॉल कैप के वैल्यूएशंस को काफी हद तक जस्टिफाई भी होता है, बिकॉज पिछले कुछ सालों में 5 सालों में पर्टिकुलरली ये देखने को मिला है कि ये जो स्मॉल कैप कंपनीज हैं इनके जो अर्निंग्स हैं उन्होंने काफी इस वैल्यूएशन को जस्टिफाई किया है। चूंकि हम लास्ट 10 इयर्स देख रहे हैं जिसमें शुरू के 5 साल तो लॉस्ट आउट थे इंडिया के लिए, जिसमें स्मॉल कैप के वैल्यूएशन जस्टिफाइड नहीं थे, इसलिए वो 17 के पीई पे था और अभी बाद में वो 25 के पीई पे आया। तो अगला जो 10 ईयर का जो एवरेज बनेगा मुझे ऐसा लगता है उसमें 17 से वो मूव होके 20 से 21 पे जाए, जो कि नया जोन होगा स्मॉल कैप के। अर्निंग्स को लेके काफी डिसअपॉइंटमेंट आया है मार्केट में पिछले कुछ दिनों में, बट ये ईयरली डेटा अगर आप देखते हैं तो 2000 कोविड से हम सभी को पता है कि कोविड से अगर देखते हैं तो -2% की अर्निंग्स रही है। कोविड से निकले धीरे धीरे लॉकडाउन 1 से 2 में पहुंचे तो 14% की अर्निंग हुई। लोगों ने घर से काम करना चालू कर लिया न्यू नॉर्मल समझ के, इकोनॉमी ग्रोथ में आई। फिर जब घर से लोग बाहर निकले तो तीसरे लॉक 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 जो ये बंदी हुई थी, लॉक पीपल वर हाउस अरेस्टेड एज इन बिकॉज ऑफ द कोविड। उस बंदी के बाद से जब निकले तो उन्होंने इकोनॉमी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, 34% का ग्रोथ देखने को मिला उस समय निफ्टी के ईपीएस ग्रोथ में। एंड उसके बाद में थोड़ा सा डाउन हुआ, 2023 में 11% आया, फिर 2024 में अगेन स्पाइक्ड अप टू 24%, एंड 2025 में बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट रहा, 24% से इट हैज कम डाउन टू 5% नाउ, जिसके लिए गवर्नमेंट नीड्स टू टेक कपल ऑफ measurements which they are trying to do in terms of managing the liquidity। बट ऐसा एक्सपेक्टेड है कि अगले साल 2017 में, क्योंकि जो खराब होना था वो पिछला 6 महीना हो गया जिसमें कैपेक्स का टारगेट अचीव नहीं हुआ, इन्फ्लेशन बढ़ गया, ग्लोबल मेल्टडाउन से हम लोग गुजरे, तो जितने मेजर हेडविंड थे वो मुझे लगता है आने वाले समय में सेटल होते हुए दिख रहे हैं। ट्रम्प आने के बाद में आप देखेंगे कि ऑयल प्राइसेस कंट्रोल होंगे। ट्रम्प जी के आने के बाद में आप देखेंगे कि जो क्रिप्टो करेंसी है उसको काफी एनकरेजमेंट मिलेगा। उनके आने के बाद आप देखेंगे थोड़ा सा टैरिफ को लेके इंडिया और यूएस में थोड़े इश्यूज हो सकते हैं, बट इंडिया के पास में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए। तो ये एक पॉइंट मैं बोलना चाहूंगा। इसके अलावा दिस इज वन ऑफ द इंडिकेटर्स, मार्केट कैप टू जीडीपी है, हमारे वॉरेन बफेट जी जो है वो कंसीडर करते हैं, बट ये इंडिया के लिए सही इंडिकेटर नहीं होगा। बट फिर भी अगर आप नंबर देखते हैं तो 136% पे है, और अगर हिस्टोरिकल एवरेज देखते हैं तो 85% है। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले बार बोला कि दिस नॉट द राइट पैरामीटर, बिकॉज पिछले 5 साल में कॉर्पोरेट अर्निंग्स और मार्केट कैप दे वर बोथ इन लाइन विथ ईच अदर, 1:1, क्योंकि पिछले 5 सालों में करीब करीब 250% का ओवरऑल ग्रोथ देखने को मिला इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर, इन टर्म्स ऑफ ईपीएस ग्रोथ, और उतना ही ग्रोथ शेयर मार्केट में देखने को मिला, बिकॉज your markets are slaves of the earnings, so eventually it falls down to the same level। ये बेसिकली रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर है कि लार्ज कैप टू मिड कैप आरएसआई जो है वो रिकॉर्ड हाई है। अभी लार्ज कैप वैल्यूएशन वाइज काफी अच्छा लगता है। Mid caps outperform in stable period between 2012 to 14. Large caps to small cap RSI shows gradual strengthening and potential reversion around historical average। मार्केट्स का जो मूड है, फंडामेंटल्स थोड़े डाउन हुए, इकोनॉमी स्लो डाउन हुआ है, वैल्यूएशंस थोड़े पॉजिटिव साइड में है, लॉन्ग टर्म पिछले 10 साल के एवरेज के आसपास आ गए,
सेंटिमेंट्स बिकॉज ऑफ द मार्केट्स थोड़े नेगेटिव हुए हैं स्लो डाउन के वजह से, और मार्केट ट्रेंड भी जो है थोड़ा नेगेटिव जोन में जस्ट एंटर हुआ है। इस तरह के पिछले मुझे लगता है 30 साल के मार्केट में कम से कम ये 60 बार ऐसा हो चुका है कि इस तरह से मूवमेंट हुए हैं। बट डिस्पाइट ऑल दैट ये देखने को मिला है कि जिस जोन से इंडिया जा रहा है अभी, वी आर इन द वर्ज ऑफ बिकमिंग $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कि वर्स्ट इज बिहाइंड अस, और अब ये क्वार्टर में आपको देखने को मिलेगा कि गवर्नमेंट कैपेक्स वापस आएगा। आप देखेंगे कि थोड़ा सा स्लो डाउन में कंजम्पशन में, स्लो डाउन थोड़ा कम होगा, कंजम्पशन में थोड़ा इजाफा दिखने को मिला है, क्योंकि पिछले 3 महीनों में हमारे भारत में बहुत अच्छी फेस्टिविटी हुई, दिवाली अच्छी हुई। आप लोगों को शादी के कार्ड आए होंगे, कम से कम 50 से 60 लाख शादियां हुई है इंडिया में। और इसके अलावा जो खरीफ की जो फसल है वो काफ़ी अच्छी हुई है। बारिश भी ठीक-ठाक रही, मानसून इस बार बहुत ज़्यादा लॉस नहीं हुआ है। एंड ये क्वार्टर में अभी आप देखेंगे कि महाकुंभ मेला जो है, जिसकी वजह से काफ़ी उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को काफ़ी इज़ाफ़ा मिलेगा। तो इस तरह से जो इवेंट जो डोमेस्टिक इवेंट्स है, इससे जो है इकोनॉमी में कंजम्पशन थोड़ा-सा देखने को मिल सकता है। एयरलाइन्स के सारे प्राइसेज़ ऊपर हो चुके हैं, कोई भी एयरलाइन्स खाली नहीं जा रही है। आज भी आप टिकट करते हैं बॉम्बे टू दिल्ली, दिल्ली टू बॉम्बे, यू विल नॉट सी सिंगल सीट गोइंग वैकेंट। सो दिस क्लियरली इंडिकेट्स, आप किसी भी होटल में बुक करते हैं तो होटल इकोनॉमी, होटल्स में आप रश देखते हैं काफ़ी ज़्यादा होता है। तो धीरे-धीरे पर कैपिटा इनकम में भी इंडिया को काफ़ी देखने को मिल रहा है कि इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो ये सब देखते-देखते मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वार्टर, अगला क्वार्टर में, ये अगला क्वार्टर भी थोड़ा-सा खराब जाएगा इन टर्म्स ऑफ मार्केट वोलेटिलिटी, और उसके बाद में चीज़ें स्टेबल होने लगेगी और वापस जो हमारा अर्निंग्स है वो 5% से बढ़कर 11% टू 13% जा सकता है। With that, I'd like to conclude my presentation here, and once again, I'd like to take this opportunity to thank all our investors for giving me a patient hearing. Thank you. Over to you, Samir. थैंक यू विकास जी। प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी इंसाइट दिया आपने। मुझे उम्मीद है कि जो हमारे निवेशक इस सेशन को देख रहे होंगे उनको काफ़ी सारा इंसाइट मिला है मार्केट के बारे में। अभी मैं देख रहा था कि 2 क्वेश्चन आए हैं हमारे निवेशक की तरफ से। जी। एक वे जानना चाह रहे हैं विकास जी कि इस समय किस प्रोडक्ट में पैसा डालना चाहिए और उसकी अवधि कितनी होनी चाहिए? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भाई इस समय पे किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस इन्वेस्टमेंट के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहिए, और क्या पैसा एक बार में डालना चाहिए। ये 2 क्वेश्चन है, राइट? नहीं, अवधि के बारे में पूछ रहे हैं कि कितना समय ड्यूरेशन क्या होना चाहिए? जी, जी। तो ड्यूरेशन के बारे में मैं ये बोलना चाहूँगा समीर जी कि ये टू निवेशक डिपेंड करेगा। उनका क्या गोल है लाइफ का, उस गोल से उनका इन्वेस्टमेंट अलाइन होता है। तो वो उनके ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा। अगर मैं बोलूँगा तो जब तक मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है तब तक मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए। मेरा तो ये पर्सनल नज़रिया है। बट एज़ अ वेल्थ मैनेजर हम क्या एग्ज़ामिन करते हैं कि उनका क्या गोल है, उनके लाइफ में क्या गोल है, उनके बच्चों की शादी कब है, उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए हायर एजुकेशन क्या लगेगा। उस हिसाब से हम इक्विटी का पोर्शन बढ़ाते हैं और घटाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि क्या अभी ₹100 है तो इमीडिएटली ₹100 डाल देना चाहिए? आई वुड से नो। अभी वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है क्वार्टर में। जैसा मैंने बोला जनवरी, फरवरी, मार्च, बिकॉज़ जो एक हमारा एक पैरामीटर है जिसे वोलेटिलिटी इंडेक्स बोलते हैं, जो हम रेगुलर चेक करते हैं, वो काफ़ी बढ़ा हुआ है इस समय पे। तो जिसके वजह से हमें ऐसा लगता है कि थोड़ा वोलेटिलिटी और देखने को मिलेगी, तो जैन, फेब, मार्च में आप स्टैगर कर सकते हैं अपना इन्वेस्टमेंट्स, अगर आपका होराइज़न 3 से 5 साल के ऊपर है इक्विटी में। तीसरा ये है कि भई लार्ज कैप से रिलेटेड जो स्कीम्स है या फ्लेक्सी कैप है, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स में आपको लेना, चाहे आईएफ हो, चाहे पीएमएस हो, चाहे म्यूचुअल फंड हो। और यदि आपका पैसा 5 साल, 7 साल, 10 साल के ऊपर का है, तो मैं अभी भी ये रिकमेंड करता हूँ कि यहाँ पे आपको जो है स्मॉल कैप पीएमएसएस ज़रूर कंसीडर करने चाहिए, बिकॉज़ ये जो पोर्टफोलियो बनते हैं ये मिनिमम 7 से 10 साल के व्यू से बनते हैं और उनका उस तरह से कंस्ट्रक्शन होता है। तो 7 से 10 साल के व्यू में आप देखेंगे, हमने अभी देखा 10 साल का परफॉर्मेंस स्मॉल कैप का,
तो आपको जितना इंडेक्स ने रिटर्न दिया है उससे काफी अच्छा आपको कुछ एक पोर्टफोलियो मैनेजर है उनकी कैपेबिलिटी है वो जनरेट करने की, अल्फा अल्फा क्रिएट करने की और बेंचमार्क बीट करने की। ओवर टू यू। तो मैं चेक कर रहा हूँ और कोई प्रश्न नहीं है अभी विकास जी, तो आपको एक बार वापस धन्यवाद करता हूँ कि आपने काफी इंसाइटफुल सेशन में कहूँगा कि आपने लिया है, और काफी सारा जो उथल पुथल एक निवेशक के मन में रहता है, इसको देखने के बाद उनको एक उनके प्रश्न का उत्तर तो जरूर मिला होगा। तो इसी के साथ इसको समाप्त करने की आज्ञा चाहता हूँ, और धन्यवाद सभी निवेशकों से मैं धन्यवाद कहता हूँ कि आपने अपना बहुमूल्य समय इस सेशन के लिए दिया। थैंक यू।